अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल और IGCSE की बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। उसी सिलसिले में आज हम जो पीपल इन बिज़नेस है उसमें ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है और उसके स्ट्रक्चर के मालूम होने से आपको आसानी होती है कि आप उस बिल्डिंग में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ईज़ हो जाता है आपके लिए, प्लानिंग आसान हो जाती है कि अगर आप इवन किसी बिल्डिंग में नहीं भी गए लेकिन पहले से आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका मैप मालूम है, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। उस प्लान को पहले से जहन में रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चर की डायग्राम कुछ हम ऐसे बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डायग्राम, फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर हम CEO को रखते हैं, उसके नीचे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ख़ास शोबे हैं, उसके एरियाज़ में डायरेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से शोबे हैं? जैसे कि डायरेक्टर फाइनेंस हो सकता है, फिर डायरेक्टर मार्केटिंग होता है, फिर डायरेक्टर प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर HR का हो सकता है, पॉसिबली HR का हो सकता है। और उसके अलावा डायरेक्टर जो है वो हो सकता है अच्छा, मार्केटिंग, प्रोडक्शन को हम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, और डायरेक्टर नहीं भी हैं तो उनका नाम कुछ और हो सकता है। खाली डायरेक्टर कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं, इसको आप जनरल मैनेजर कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनीज अपने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के हेड्स अपॉइंट करती हैं। एक CEO होता है, CEO अपने अंडर में कुछ हेड्स अपॉइंट करता है, फिर उनके अंडर में मज़ीद कुछ लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्टर के अंदर में 3 मैनेजर्स होते हैं, हो सकते हैं। मैनेजर्स हर मैनेजर के इसके अंडर में भी होंगे 3 मैनेजर्स, 2 मैनेजर्स, जैसा भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है। हर मैनेजर के अंडर में हो सकता है 2 से 3 असिस्टेंट मैनेजर हों। हर असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में हो सकता है 2 से 3 जो है एग्जीक्यूटिव हों। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से चार्ट जब बनता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर हम कहते हैं एक चीज़ होती है चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो असिस्टेंट मैनेजर से बात करेगा, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर से बात करेगा, या डायरेक्टर जो भी उससे बात करेगा, डायरेक्टर जो है वो CEO को रिपोर्ट करेगा। ये चेन है जो कमांड की चलती है। तो CEO कोई प्लान बनाएगा तो अपने डायरेक्टर्स को बताएगा, डायरेक्टर्स अपने अपने मैनेजर्स को बताएंगे, मैनेजर्स अपने अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को बताएंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स अपने अपने एग्जीक्यूटिव को बताएंगे। ज़ाहिर है CEO ने कोई प्लान बनाया तो उसका कोई फाइनेंशियल एंगल होगा, कुछ मार्केटिंग का एंगल होगा, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ HR से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ IT से रिलेटेड बातें होंगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उनके उससे रिलेटेड उनके पास कुछ प्लान होगा। उस पूरे प्लान में इन सब ने अपना अपना क्या क्या रोल प्ले करना है। फिर वो अपने रोल के हिसाब से अपने मैनेजर्स को बांटेंगे कि ये वाला काम तुम कर लो, ये वाला तुम कर लो, ये वाला तुम कर लो। फिर मैनेजर अपने अंडर में असिस्टेंट मैनेजर्स को बांटेंगे, असिस्टेंट मैनेजर वो काम अपने एग्जीक्यूटिव से लेगा। तो यूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है उसमें ये चेन ऑफ कमांड कहलाती है। चेन ऑफ कमांड जो है वो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
2 हों, 3 हों, 4 हों, फिर उसके अंडर में 2-3 हों, फिर उसके अंडर में हर एक के अंडर में 2-3 हों, फिर उसके अंडर में 2-3 हों। ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। शॉर्ट कैसा होगा? सीईओ होगा, सीईओ के अंडर में 3-4 लोग होंगे, जितने भी लोग हैं उनके अंडर में 3-4 लोग होंगे और ये काम कर रहे होंगे। ये शॉर्ट हो गया। ये डिस्टेंस, ये लेयर्स ऑफ चेन ऑफ कमांड जब कम होंगी तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चेन ऑफ कमांड शॉर्ट है, और अगर बहुत सारी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट मौजूद होंगी तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेन ऑफ कमांड टॉल है। तो एक तो हो गई चेन ऑफ कमांड की बात। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक वक्त में एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हर एक के अंडर में 3-3 दे दिए फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है। एक ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फिर इसके अंडर में हमने देखा तो ये देखें, एक एक बंदा बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, एक एक बंदे के अंडर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जब इस तरह से होगा कि एक एक बंदे के अंडर में ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो हम कहेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रॉड है, ठीक है, वाइड है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है, और आम तौर पे चीज़ें हैंड इन हैंड होती हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड। अगर आप चेन ऑफ कमांड लंबी रखते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, चेन ऑफ कमांड जब लंबी हो जाती है तो एक एक बंदे के अंडर में अमूमन पे लोग कम हो जाते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आम तौर पे, हमेशा ज़रूरी नहीं है लेकिन आम तौर पे जब चेन ऑफ कमांड टॉल होती है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाता है। जब चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होती है तो आमतौर पे फिर एक एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड हो जाता है आमतौर पे। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो, एक जनरल सी टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, और ये जो लेवल्स हैं ना, ये लेवल, एक लेवल है, फिर ये एक लेवल है, फिर ये एक लेवल है, एक जैसा मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, एक लेवल के कुछ लोग, इस लेवल को कहते हैं हायरार्की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहलाती है, हायरार्की, ठीक है भाई। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ हो, उससे आपके ख्याल में क्या फ़ायदा होता होगा? सबसे पहले तो उसका फ़ायदा ये होता है, नंबर 1, कि एवरीवन कैन क्लियरली सी वेयर दे स्टैंड, ठीक है, क्लैरिटी होती है। whom do they report to, ठीक है, एंड हाउ विल दे प्रोग्रेस, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ से इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। whom do they report to और whom they are accountable for, accountable to किसको जवाब दें हैं। फिर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है, अच्छा कि यार हम ये देखो पूरा इतना बड़ा सेटअप है, इस सेटअप का हम पार्ट हैं, तो अच्छा फील होता है। और एक नज़र में आप बता देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, तो ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, ठीक है। चेन ऑफ कमांड अगर शॉर्ट होता है
चेन ऑफ कमांड अगर शॉर्ट होता है तो उसका क्या फ़ायदा है, यानी बहुत सारे लोगों के बाद जाके आखिरी बंदा नहीं आ रहा बल्कि 2-3 लेयर्स ऑफ हायरार्की ही हैं खाली, तो क्या फ़ायदा होता है? तो एडवांटेज ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड या फ्यूअर लेवल ऑफ हायरार्की, जैसे भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ईजी होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है, आसानी से जल्दी पहुंच जाती है। ज़ाहिर है जितने लोग बीच में आएंगे उतनी ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकती है। रिलेशनशिप ऑफ टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही एक लेवल नीचे ही होते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के मसाइल को जानते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं। टॉप मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो बॉटम मैनेजमेंट को पता होती है कि आजकल यार ये प्रॉब्लम चल रहा है, हमें इसमें यहाँ हेल्प करनी है। लोअर मैनेजमेंट किसी सिचुएशन में होती है तो टॉप मैनेजमेंट को नज़र आ रहा होता है क्योंकि करीब होते हैं एक दूसरे के। आम तौर पे अगर चेन ऑफ कमांड जो है वो शॉर्ट होती है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड होता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ वाइडर। तो जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होता है तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अ मैनेजर हैज़ मोर पीपल टू डेलीगेट टू। क्या मतलब हुआ कि वो ज़्यादा लोगों को अपना काम बांट सकता है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वर्कर्स कैन टेक मोर। ये क्या बात हुई कि जब जाहिर है ज़्यादा डेलीगेशन होगी, ज़्यादा लोगों को ज़िम्मेदारियाँ नीचे तक दी जाएंगी, चूँकि एक मैनेजर के पास ज़्यादा लोग हैं जिनको वो ज़िम्मेदारियाँ दे सकता है, तो जब ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर लोग अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक खुद से फ़ैसले लेना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा लोग खुद से फ़ैसला लेने के अहल होते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लूइडली काम करेगी। अच्छा, इसका जो है वो एक मसला भी होता है, ज़ाहिर है इससे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम इसके डिसएडवांटेजेस को भी एक नज़र देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। कि फिर जब वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, इसका मतलब होगा कि बिजी मैनेजर होगा। इफ़ ही फाइंड्स डेलीगेशन डिफ़िकल्ट, नीचे वाले इतना ट्रेंड नहीं है, नीचे वाले इतने समझदार नहीं है, तो इतने सारे लोग मेरे अंडर में है, एक एक को देखना, एक एक से रिपोर्ट लेना, एक एक को समझाना, इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मेरा वाइडर कंट्रोल होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। यही तरह से जो ट्रेनिंग है उसका टाइम मुझे कम मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन मेरे अंडर में है। लेस ट्रेनिंग, लेस पर्सनल ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाएगा मेरे नीचे वालों का क्योंकि मैं कम लोगों को देख रहा हूँगा, मतलब ज़्यादा लोगों को देख रहा हूँगा, कम टाइम के लिए देख सकूँगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के हवाले से डिस्कस किए। अब ये डिस्कस करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात समझनी है आपको कि ऐसा हो सकता है कि कुछ इदारों के लिए हम ये रिकमेंड करें कि यार इनको अपना चेन ऑफ कमांड शॉर्ट करनी चाहिए क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन के बहुत आ रहे हैं। कुछ कम रिकमेंड करें कि यार इनको अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि मैनेजर्स मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लोगों को लोड एक साथ उठाए हुए हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि सवाल में किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। इसी तरह से एक चीज़ और कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो कि एक ख़ास फंक्शन के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक सीईओ ने अपनी कंपनी को मुख्तलिफ़ फंक्शंस में बांट दिया कि फाइनेंस का फंक्शन अलग बंदा करे देखेगा, मार्केटिंग का अलग देखेगा, ऑपरेशंस का अलग देखेगा, एचआर का अलग देखेगा। ये फंक्शंस में बटे हुए मैनेजर्स जो हैं ये कहलाते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल मैनेजर्स।
फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर्स एक पूरी सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट काम करती है, इसमें इन मैनेजर्स को कहते हैं लाइन मैनेजर्स। ठीक है। जबकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक नहीं होते, जैसे कि फाइनेंस का बंदा पूरा पूरा फाइनेंस का काम कर रहा है, उसमें जो है वो पूरा एक चेन ऑफ कमांड से चलती हुई आ रही है। और मार्केटिंग का बंदा पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट संभाले हुए, उसका अपना इंडिपेंडेंट काम है। प्रोडक्शन का बंदा पूरा अपना डिपार्टमेंट संभाले हुए, उसका अपना अलग से काम है। एचआर का बंदा अपना पूरा डिपार्टमेंट संभाले, फॉर एग्जांपल इनकी कंपनी में अगर ऐसा है तो उसका पूरा अपना एक चेन ऑफ कमांड है। लेकिन बाज़ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि बाज़ कंपनीज में आईटी डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो इस तरह से चेन ऑफ कमांड में नहीं आ रहा होता, बल्कि अलग से बनाया जाता है आईटी डिपार्टमेंट। वो क्यों? क्योंकि वो आईटी डिपार्टमेंट सीईओ के मुताबिक पूरी कंपनी में जगह जगह ऑपरेट कर रहा होता है। फाइनेंस वालों को भी आईटी सपोर्ट दे रहा होता है, मार्केटिंग वालों को भी आईटी सपोर्ट दे रहा होता है, प्रोडक्शन वालों को भी दे रहा होता है, एचआर वालों को भी दे रहा होता है। तो वो डायरेक्टली इनमें से किसी के अंडर में नहीं आता, बल्कि सीईओ की ऑर्डर्स के मुताबिक कंपनी के अंदर आईटी की फैसिलिटेशन कर रहा होता है। इसी तरह से बाज़ कंपनीज में एचआर जो है वो इस चेन ऑफ कमांड के से बाहर होता है, फंक्शनल से बाहर होता है। तो और वो डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करता है। वो फाइनेंस के बंदों को भी सपोर्ट करता है, मार्केटिंग के बंदों को भी सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन के बंदों को भी सपोर्ट करता है। तो ये कंपनी की अगेन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग इस चेन ऑफ कमांड से, इस वाली डाउनवर्ड चेन ऑफ कमांड से हट के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, इनको स्टाफ डिपार्टमेंट्स कहते हैं। इनके मैनेजर्स को स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं। तो स्टाफ मैनेजर्स और लाइन मैनेजर्स का फ़र्क ये है कि लाइन मैनेजर्स उस कंपनी के जो मेन फंक्शंस हैं उनको डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं, और स्टाफ मैनेजर्स जो होते हैं वो उन फंक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो उन फाइनेंस को, मार्केटिंग को और ऑपरेशंस को जो है वो मेन फंक्शंस कहा जाता है किसी कंपनी का। और एचआर या आईटी, इनको जो है वो हम स्टाफ फंक्शंस आमतौर पे सब सपोज करते हैं। लेकिन ये अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उस कंपनी में किस तरह का काम हो रहा है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से मुतालिक बात हुई ख़त्म। अगली बात है जनाब, मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं। अब ये पूरी मैनेजमेंट का चार्ट तो बना दिया हमने, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इनके काम क्या क्या होते हैं तो बड़े मशहूर हैं जी ये काम। किसी भी मैनेजमेंट की बुक को उठाएंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे, और ये लाइफ लॉन्ग आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो पहला काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है प्लानिंग। ये प्लान करना कि इस साल क्या प्रोडक्शन होगी, अगले 5 साल में क्या प्रोडक्शन होगी, अगले 10 साल में क्या क्या सेटअप होगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से ये प्लान किया जाएगा उस हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स को उसी के मुताबिक रिसोर्सेज दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने प्लान किया अगले साल तक हम अपनी प्रोडक्शन डबल कर लेंगे, तो फाइनेंस वालों को हिदायत दी जाएगी कि भाई अब अगले साल तक डबल करने के हिसाब से पैसा अरेंज करो। एचआर वालों को हिदायत दी जाएगी अगले साल तक प्रोडक्शन डबल करने के हिसाब से बंदे हायर करो। प्रोडक्शन वालों के साथ ये दी जाएगी हिदायत कि अगले साल तक प्रोडक्शन डबल करने के लिए ट्रेनिंग करो अपने रिसोर्स की। इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस प्लान को फिर फॉलो करेंगे। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में से एक है जो कि मैनेजमेंट को करना होता है। इसमें टारगेट सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है, तो प्लानिंग के मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। आप भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट की क्या प्लानिंग है जी, आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की क्या प्लानिंग है, आपकी जो है वो कंपटीशन से लेकर क्या प्लानिंग है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं आप उनसे कैसे मुकाबले करेंगे, मार्केटिंग की क्या प्लानिंग है। तो आम तौर पे पहले एक गोल सेट किया जाता है कि हम 5 साल में यहाँ जाएंगे। अगर 5 साल में जाएंगे तो उसमें हमारा ये प्रॉफिट होगा, ये ग्रोथ होगी, ये कंपेटिटिवनेस होगी, ये मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन यहाँ तक जाएगी। ये सारी चीज़ें फिर उससे ड्राइव की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला रोल जो मैनेजमेंट का होता है वो होता है फिर इस प्लानिंग के मुताबिक ऑर्गेनाइज करना। रोल नंबर 2 बहुत मशहूर रोल है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये रट लें आप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर। ठीक है, इसको बहुत आसानी से अगर हम कहें ना तो इट्स अ मैनेजर्स ड्यूटी दैट दे हैव टू डेलीगेट कि ठीक है जी ये काम करना है तो ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। ठीक है, इसको मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा हूँ, साथ में ये रिसोर्स दे रहा हूँ, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, साथ में रिसोर्स दे रहा हूँ, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, साथ में
ये रिसोर्स दे रहा हूँ। तो रिसोर्सेज और लोगों को डेलीगेट, मैनेज, डिस्ट्रीब्यूट people and other resources, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ना, तो वो क्या करता है कि ओके मुझे आपने ये प्लान दे दिया कि मुझे ये पार्टी करनी है, तो ओके 200 लोगों की चेयर्स का मुझे इंतज़ाम करना है, तो मैं ये इंतज़ाम करके रखूँ। यहाँ पे मैं खाने वालों से बात करके रखूँ, यहाँ पे मैं स्टाफ से बात करके रखूँ, ये वेन्यू ये होना चाहिए। तो ये जो मुख्तलिफ़ कामों को बांट के फिर मुख्तलिफ मज़ीद सब ऑर्डिनेट्स को वो काम देना, और फिर ये देखना कि वो काम हो रहा है, इसको जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब काम को टुकड़ों में तोड़कर मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारियां लगाना, बहुत आसान अल्फाज में। फिर कोऑर्डिनेटिंग, जब टुकड़ों में तोड़ दिया काम को, तो फिर एक टुकड़ा जो काम कर रहा है वो दूसरे के हिसाब से परफेक्टली फिट इन होगा कि नहीं होगा। तो ब्रिंगिंग टुगेदर, ये कोऑर्डिनेशन का काम है कि भाई ठीक है मैंने ये काम बांट दिया कि जी लॉन बुकिंग यहाँ होगी, सीट्स यहाँ से उठाई जाएंगी और खाना इससे बनवाया जाएगा। अब टाइमिंग कैसे मैच करेंगे ये लोग आपस में, ये अलग बंदा काम करे अलग, तो ये मेरे थ्रू करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ मेकिंग श्योर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम आर वर्किंग इन कोहेजन, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ उनकी जॉइंट एफर्ट हैं, उनकी एफ़र्ट जो है वो स्पीयर हेड हो रही हैं। ठीक है, सबकी एफ़र्ट मिलके जो है वो सेम डायरेक्शन में ही लग रही हैं। इस बात को कोऑर्डिनेट करना जो है वो मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजर का काम होता है। उसके अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर है उसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग उस गोल को अचीव करने में कामयाब हो पा रहे हैं जो उसने सेट किया था या उसको दिया गया था या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग की वैसे ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपने जब बांट दिया काम तो फिर काम सब मिलके एक एक जैसे मेयार का हो रहा है, एक जैसी डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर एक रोल है जिसको हम कहते हैं कमांडिंग। आसान सा लफ्ज़ से ही बात समझ में आ रही है कि डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन मेकिंग। आपने काम दे दिया, सर ये मैंने यहाँ से बात कर ली, पता कर लिया, खाने के बारे में मालूमात हो गई, ये एक बंदा जो है वो 200 रुपये पर हेड दे रहा है, एक बंदा जो है 700 रुपये पर हेड दे रहा है, इसकी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी है, आप बताएं किससे लेना है। ओके, हेयर आई डिसाइड। जैसे ही चीज़ें जो हैं वो इस लेवल के डिसीजंस आ जाते हैं जो सबॉर्डिनेट अकेला नहीं ले सकता, तो उस सूरत के अंदर जो है वो हमें कमांड करने की ज़रूरत होती है। सो वी टेक डिसीजंस, वी गाइड, ठीक है, वी लीड, वी शो, ये सब काम जो है वो कमांडिंग के अंदर में आते हैं कि दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, यू आर सपोज टू डू थिंग्स लाइक दैट, गिविंग टारगेट्स। ठीक है, तो गिविंग डेडलाइंस, ये सारे काम जो हैं वो कमांड करने के अंदर में आते हैं। जैसे कि बिल्कुल एक घोड़े को तैयार करके उसके पीछे बैठ गए, या ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, तो अब एक्सीलेटर पे उसका पाँव है, उस स्टीयरिंग पे उसके हाथ हैं। तो ये डिसीजन किस वक्त कितनी स्पीड बढ़ानी है, प्रोडक्शन किस वक्त किस लेवल पे बढ़ानी है, किस टाइम पे क्या चीज़ कैसे चेंज करनी है, जो प्लान था वो तो मुझे पता है, हर इंडिपेंडेंट अलग अलग बंदे को पूरा प्लान तो नहीं पता। तो तुम यहाँ पे इस वक्त इस प्रोडक्शन को रोक के ये वाली प्रोडक्शन शुरू कर दो, इस चीज़ की सप्लाई के बजाय उस चीज़ की सप्लाई पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दो। तुम मार्केटिंग में इस एरिया के बजाय इस एरिया को फोकस करो, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के बंदे तैयार हो रहे हैं, वो जगह पहुँचने वाले हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ लोगों को, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर्स देकर और उनको गाइड करते हुए अपने डिसीजंस की मदद से राइट डायरेक्शन में पुश करते रहना, कमांडिंग। लास्टली है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब होता है, वैसे तो बज़ाहिर देखने में लग रहा होगा कि कमांडिंग और कंट्रोलिंग में क्या फ़र्क है, तो एक जैसी बात लग रही है, कमांड करना कंट्रोल। कमांड करने का मतलब और कंट्रोल करने के मतलब में काफ़ी फ़र्क है। आपने प्लान किया, प्लान के मुताबिक लोगों को काम बांटा, काम बांट कर आपने उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना शुरू कर दिया,
इस कोऑर्डिनेशन के लिए आप सीट पे बैठ गए, टेलीफोन आपके हाथ में, और लोगों को कमांड कर रहे हैं तुम ये करो, तुम ये करो। आपने पूरा प्लान एग्जीक्यूशन शुरू कर दी, लोगों को डेलीगेट भी कर दिया, लोग अपने तौर पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ें भी होंगी, कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इवैल्यूएशन, जैसा सोच रहे थे, जैसा प्लान था, वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इवैल्यूएशन करना चीज़ों की। जब इवैल्यूएशन की और नज़र आया कि कहीं वो हो यहाँ पे जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, तो करेक्शन करना। ठीक है, चीज़ों को पहले से जो प्लान था उसके मुताबिक नहीं होने पे चीज़ों को रीराउट करना, दोबारा से किसी और रास्ते पे निकलना। जहाँ टारगेट्स फेल हों वहाँ पे जो है वो रीअसाइनमेंट, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, लोग बदलना पड़ जाए, बातों का आपका यार ये बंदा नहीं निपटा पा रहा, एडिंग रिसोर्सेज। आपने कहा नहीं यार इतने पैसों का मेरा ख्याल था उसमें नहीं हो पाएगा, इसको हमें थोड़ा एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के काम जिसको कहते हैं ना कि आप संभाल रहे होते हैं अपनी टास्क को हर तरफ से, कि आपने सब कुछ तो सेट कर लिया, लेकिन ऑन द वे फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो मसाइल आ रहे हैं आप उसके मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करते जा रहे हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, इसको M&E भी कहते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, कंट्रोलिंग। चीज़ों को जो है मॉनिटर करते रहना कि जैसा मैंने प्लान किया था, जैसा समझा दिया, जैसा ट्रेन कर दिया, जैसा कमांड कर दिया, वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा तो मुझे कैसे इसको जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आपके पास अगर बुक है पीटर सिम्पसन की बिज़नेस स्टडीज़ की, जो कि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, तो उसकी एक्टिविटी 7.5 कीजिए, जिसके अंदर के पूछा गया है कि मुख्तलिफ़ टास्क बताई गई हैं कि इन टास्क में से बताइए कौन सी टास्क ऐसी है जो कि कमांड की है, कौन सी कंट्रोल की है, कौन सी प्लानिंग की है, कौन सी किस तरह की टास्क है, ज़रा ये आइडेंटिफाई कीजिए। एक टास्क बच्चों को और देनी चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि इनसे कहा जाए कि अपनी अपनी जो भी आपके रीच में है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकाल के लाइए, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट निकाल के लाइए, और उस चार्ट को क्लास में बैठ के एनालाइज करें, ये टॉल है कि शॉर्ट है, इसमें क्या मसाइल आते होंगे, कम्युनिकेशन कैसी होती होगी, ये इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड है कि नैरो है, और ये वाला डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इन्होंने कितने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में अपनी कंपनी को तोड़ा है, और उसके क्या फ़ायदे होते होंगे, ये किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, और इस तरह के बिज़नेस में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्यों है। और बेटर कि अगर मुख्तलिफ़ तरह के बिजनेस से आएँ, कोई जो है वो फार्मास्यूटिकल से निकाल ले, तो कोई IT कंपनी का निकाल ले, तो कोई FMCG का निकाल ले। ठीक है, तो इस तरह से कोई कार प्रोडक्शन का निकाल ले। ठीक है, तो ये एक टास्क अगर बच्चे करेंगे तो उससे जो है वो अच्छी तरह से पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अभी हम मज़ीद बात जो कर रहे हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे मैनेजमेंट के अंदर, और इसके बगैर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। ये है डेलीगेशन। जितनी जल्दी ये मैनेजर सीख लेंगे कि हमें डेलीगेट करना है, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। डेलीगेशन का मतलब ये है कि समहाउ मैनेजर जो है वो प्रिपेयर करे, सबसे पहले प्रिपेयर करे अपने सबऑर्डिनेट को टू टेक अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, और इवेंचुअली पूरी जॉब। ठीक है, मैनेजर की ड्यूटी है डेलीगेशन, नीचे वाले की ड्यूटी नहीं है, डेलीगेशन ऊपर वाले की ड्यूटी है, जिसमें अपनी टास्क का एक पार्ट से शुरू करता है मैनेजर कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को तैयार करूं, उसको छोटी छोटी टास्क कराऊं। बड़ा मज़ेदार सा चार्ट है, आपकी बुक में नहीं है, हम जब हायर लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ डेलीगेशन। मैं सारे 7 लेवल्स आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन दिस इज़ हाउ डेलीगेशन वर्क्स। ये शुरू में नो डेलीगेशन, यहाँ पे जो है वो मैनेजर सारा काम कर रहा है और सबऑर्डिनेट जो है सिर्फ देख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखते 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 एक टाइम आता है कि सबऑर्डिनेट को काम समझ में आना शुरू होता है, तो कुछ काम मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट से कहता है कि तुम करो, लेकिन हर बात मुझसे पूछ के करना। आस्क बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, शो मी व्हाट यू हैव डन। ठीक है, यहाँ पे जाके मैनेजर कहता है कि तुम अब मज़ीद सीख गए हो। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है और ओवर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है।
कि आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर ट्रेन कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को। एक वक्त आता है कि मैनेजर कहता है कि नाउ यू हैव लर्न इनफ टू गो आउट एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन, बट show me what you have achieved. Don't ask me about everything, just show me what you have achieved, and if you reach a point where you cannot decide, you may ask me. ठीक है, यहाँ पे आके मैनेजर और बंदे को देखता है कि मेरा सबॉर्डिनेट और ट्रेन हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोग्रेस भी होती रहती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से चलते हुए वो असिस्टेंट मैनेजर तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे आके उससे कहा जा रहा है, भाई मेरे कामों में से ये पूरा एक काम है, आपको खुद देखना है। ना सिर्फ खुद देखना है बल्कि इसके फैसले भी खुद करने हैं, अनलेस के इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन, आपको सारे फैसले इसके खुद करने हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी आप होंगे। अगर फैसला गलत होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल रहें। यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर, ऑल्दो यस आई एम आंसरेबल टू माई हायर मैनेजमेंट, बट स्टिल मैं आपको इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा जो फैसले आप करेंगे, क्योंकि अब आप अच्छे इनफ प्रैक्टिस हो गए हैं। दिस इज़ नॉट माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हेयर इस काम की टोटल डेलीगेशन जो है मैनेजर अपने असिस्टेंट को कर चुका होता है, और इवन असिस्टेंट से वही कहता है कि डोंट इवन टेल मी हाउ यू डिड इट, जस्ट टेल मी दैट इट्स डन। हाउ यू डिड इट, व्हाट यू डिड, वट एवर, आपको पता है मैंने क्या काम दिया है, कैसे होता है, आप इतने साल से करते हुए आ रहे हो, नाउ यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। जब मैनेजर ये करेगा तभी वो एक काम इसको सौंपेगा तो दूसरे काम पे ना अपनी नज़र डाल सकेगा ना। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर, उसको सेल्स का काम दिया गया है कि वो जनाब पूरे मुल्क में सेल्स कर रहा है। उसने एक शहर से शुरू किया, फिर अपना एक असिस्टेंट मैनेजर रखा, उसको डेलीगेट किया पूरा शहर को, अब वो देखता है। तो फिर तभी तो मैनेजर दूसरे शहर या दूसरे इलाकों में देख सकेगा। फिर वो दो असिस्टेंट मैनेजर्स और रखेगा, उनको दूसरे शहरों के लिए ट्रेन करेगा। यही तरह से काम फैलेगा, वरना अगर मैनेजर अकेला करता रहेगा तो काम कभी भी नहीं फैल सकता। याद रखिए कि कभी भी विदाउट डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशनली काम नहीं फैल सकता। ठीक है, अच्छा ये चार्ट आपके पास है नहीं बना हुआ, या इस तरह के चार्ट आपके पास नहीं है, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट समझना इस तरह से कि ये मैनेज डेलीगेशन विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है। अच्छा जी, एडवांटेज क्या है डेलीगेशन के, एक टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में ये जो लिस्ट्स है ना, ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला एडवांटेज ये है कि मैनेजर गेट्स मोर टाइम फॉर इम्पोर्टेंट टास्क, फॉर अदर टास्क। ठीक है, लेस बर्डन मीन्स बेटर क्वालिटी। अच्छा, ये बोथ वेज वर्क करेगा। इसके डिसएडवांटेज में भी ये आ जाएगा कि जब सबॉर्डिनेट काम कर रहा होगा तो वो क्वालिटी लूज़ हो सकती है, लेकिन अगर मैनेजर समझदार है, वो अच्छी तरह से क्वालिटी का चेक रखे हुए है, उससे बर्डन कम हुआ तो वो ज़्यादा बेहतर देख सकता है कि काम अब ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से वर्क एफिशिएंटली होना शुरू होता है। जैसे कि बड़ी छोटी सी मिसाल है कि मैं एक किताब पे अकेला कवर चढ़ा रहा था, तो कवर चढ़ाने के सिलसिले में किताब को पहले सेट करना, उसको स्टेपल करना, उस पर टेप लगाना, फिर टेप को स्टेपल करना, फिर उसे प्लास्टिक काटना। तो मेरे साथ अगर कोई और शामिल हो जाता है तो भाई ऐसा करो, स्टेपल तुम कर दो, कवर मैं काट देता हूँ। तो काम मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, काम की एफिशिएंसी। तो जब डेलीगेशन होती है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, बर्डन कम हो जाता है और काम जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हो जाता है। नंबर 4 ये कि रिप्लेसमेंट तैयार हो जाती है। ये क्या मतलब हुआ कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कब तक काम करूँगा, हो सकता है टाइम है मुझे कहीं और जाना पड़े, मुझे छोड़ के जाना पड़े। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है कि उसको नेक्स्ट बंदा मौजूद होता है उसके लिए, कि ठीक है ये भाई जाएंगे तो अगला बंदा मौजूद होगा काम करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह सबॉर्डिनेट को भी फ़ायदे होते हैं। ये तो मैनेजमेंट को फ़ायदा हो रहा है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे हो रहे हैं डेलीगेशन के। सबॉर्डिनेट्स को भी फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, डेलीगेशन से बंदे को इंटरेस्ट, मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि बड़े बड़े काम मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये भी पता होता है कि कोई गाइड कर रहा है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड इन द सेंस ऑफ पैसा तो शायद मिले, लेकिन ये कि जब बंदा अच्छा काम करने लगता है और बड़े काम को समझने लगता है तो उसकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है,
एम्प्लॉई फील्स मोर इम्पॉर्टेंट, अटैच्ड फील करता है कि मैं कंपनी की मेन बड़ी इंपॉर्टेंट काम्स के साथ अटैच्ड हूँ, तो उसका इससे फील होता है कि मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्टवर्दीनेस फील होती है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, तो वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है। और एम्प्लॉई को नज़र आता है कि मेरे इस तरह से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी और किसी और जगह भी। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने सीनियर मैनेजर का उठाता जाऊंगा, लेता जाऊंगा उससे, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए मैं लोगों को बता सकूँगा भाई मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तो इस वजह से उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं, आगे जाके उसको मज़ीद चांसेस मिलते हैं बेहतर जॉब के। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत से लोग डेलीगेट नहीं करते। क्यों डेलीगेट नहीं करते? डेलीगेशन ना करने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि लोगों को लगता है कि हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। ऐसा तब करते हैं जब आपको इनसिक्योरिटी होती है। तो ये हमने रीज़न्स फॉर नॉट डेलीगेटिंग कर रहे हैं। कंट्रोल जाने का खौफ, इनसिक्योरिटी कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने इसको दे दिया, कंट्रोल जाने का मतलब मैंने इसको दे दिया तो सारे फैसले खुद ही कर रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के। इनसिक्योरिटी है कि ये सीख गया तो मेरी जॉब ही ना चली जाए। ठीक है। तीसरा ये कि नॉन ट्रस्ट, कि भाई आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि बंदा ये काम कर जाएगा, मैंने उसको काम दे दिया है, अजीब अलग सलत करके ले आएगा, फिर क्या होगा। तो इसीलिए इसका तरीका ये होता है कि डेलीगेशन को बेबी स्टेप्स में तोड़ा जाता है। ये अच्छे मैनेजर का काम है, लाजमन करना है, काम को तोड़कर डेलीगेट करवाना है। ठीक है। तो ये हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डेलीगेशन से मुताल्लिक़ की, और इससे मुताल्लिक़ एक चार्ट भी मौजूद है बड़ा अच्छा सा आप लोगों की बुक में, पेज 84 पे एक चार्ट बना हुआ है, उसमें डेलीगेशन से मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छे से देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सारी बातें उसमें समराइज़ हो रही हैं। ठीक है। तो इससे अंदाज़ा हुआ हमें कि एक अच्छा मैनेजर जो है उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लानिंग कंट्रोलिंग तो है ही, डेलीगेशन भी है, मोटिवेशन भी है। तो अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे मैनेजर को हम कहते हैं एक अफेक्टिव मैनेजर। अफेक्टिव मैनेजर का मतलब ये है जिस जो वो काम नतीजा निकाल ले, जो नतीजा निकालने के लिए उसको मैनेजर बनाया गया था। एक हम्बल मैनेजर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, काम ना निकाल सकता हो। एक बड़ा टास्क मास्टर मैनेजर बड़ा ज़बरदस्त जॉब बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लोग खुश नहीं है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो अफेक्टिव मैनेजर के लिए जो है वो कुछ ख़ास क्वालिटीज़ हैं जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर पाए, लोग मोटिवेट भी रहें। ये इफेक्टिव मैनेजर की, तो इफेक्टिव मैनेजर की बड़ा अच्छा सा एक चार्ट मौजूद है, इसको मैं भी आपके पास बना के दिखाता हूँ कि इफेक्टिव मैनेजर की कुछ काम है। वो क्या काम है कि प्लान करना, जैसे हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना। अगर आप मैनेज कर रहे हैं और आप ये काम नहीं करें तो अपने आप को दोबारा देखें कि मैं कैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ जब मुझे ये नहीं करना पड़ा। तो कमांड करना, फिर कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएट करना, कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करना। ठीक है, ये टास्क हैं। और एक इफेक्टिव मैनेजर में कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? बड़ी मज़ेदार सी क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजर को इंटेलिजेंट होना चाहिए। सिचुएशन देख के भाई, सिचुएशन देख के फ़ैसला करना है। एक इफेक्टिव मैनेजर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। एक इफेक्टिव मैनेजर के अंदर जो है वो इनिशिएटिव होना चाहिए, खुद से आगे बढ़ के कुछ नया काम ले लेना। यार ये काम मैं करता हूँ, यार एक ये काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये ज़रा मैं संभालता हूँ। इनिशिएटिव, डिटर्मिनेशन, ये काम मैं करके छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है। बहुत अच्छी उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए।
और वो एंथुजियास्टिक हो, शौक़ हो उसको आगे बढ़ने का। हम लोग वैसे ही सवाल करते हैं, ये जनरली आपको बड़ा बेसिक सा पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग ये सवाल करते हैं कि एक इफेक्टिव मैनेजर में आपने जो कुछ मांग लिया, अच्छी बहू में भी यही मांगते हैं, मतलब ये फिर अपने ज़िंदगी में और क्या कर रहा है? बहुत इंटेलिजेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हर जगह हर चीज़ में इनिशिएटिव लेता है, हर काम आगे बढ़ बढ़ के करता है, जो काम ठान लेता है छोड़ता नहीं है, ठीक है, बेहतरीन कम्युनिकेशन करता है, हर वक्त खुश रहता है, ख्वाहिश रखता है कि मुझे और काम दिया जाए। तो भाई ये घर कब जाता है? कि रात को 2 बजे घर जाता है? तो ये है, वैसे ये एक डिस्कशन का टॉपिक है कि जब मैनेजर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है बिज़नेस के लिए, तो क्या वो इतना इफेक्टिव अपने घर पे भी है या नहीं? तो ये बाकायदा एक टॉपिक है जो हम हायर स्टडीज़ में डिस्कस करते हैं कि मैनेजर की इफेक्टिवनेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव रहेगा तो कुछ अरसे में उसकी फैमिली लाइफ ख़राब होगी। फैमिली लाइफ ख़राब होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के भी नुकसान हो जाएगा उसका। तो समहाउ उसको वर्क लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए, वर्क और लाइफ। और कितने मज़े की बात है कि वर्क को लाइफ से हटा के रखा गया है। वर्क इज़ नॉट लाइफ फॉर अ पर्सन। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और इफ़ेक्टिव रहे अपने घर में भी। तो खैर ये लेकिन आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए अच्छी बात है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा गालिबन आखिरी टॉपिक्स में से एक है, यस 2 टॉपिक रह गए हमारे डिस्कशन के, कि एक अच्छा मैनेजर जब मैनेजर अच्छा होगा तो अच्छा लीड करेगा। तो अब लीडरशिप से मुतालिक कुछ बातें हमें समझनी है। ये बात जहन में रखिएगा, लीडरशिप उस वक्त तक अच्छी नहीं चल सकती जब तक ये पूरी एक प्लान के साथ, पूरे एक तरीके के साथ इफ़ेक्टिवली चल नहीं रही हो। एब्रप्टली एडहॉकली लीडरशिप को नहीं चलाया जा सकता। अचानक से कोई कह दे भाई चलो भाई मैं तुम्हारा लीडर हूँ आज से, तो उसको मानना, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो लीडरशिप जो है वो काम है किसी शख्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर रहा है, जिसके अंडर में कुछ लोग हैं। तो उसका काम है कि वो लोगों को सिर्फ कहे नहीं बल्कि उनको लीड करे। नाउ कहने में और लीड करने में कुछ फ़र्क होता है, बल्कि बहुत सी किताबों में तो अब ये टॉपिक आ गया है कि मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स। यानी वो अपने मैनेजर्स को कहा कि चाहते हैं कि आप सिर्फ ऑर्डर्स मत दो बल्कि आप करके दिखाओ, ठीक है। शोज़, ऑर्डर्स एंड शोज़, इस तरह के डिफरेंसेस जो है ना वो आपको बड़े मज़े मज़े के मिलेंगे। मैं आपको बल्कि सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने सर्च किया मैनेजर वर्सेस लीडर, तो देखें कैसे मज़े मज़े की चीज़ें अभी हमारे सामने आएंगी कि ये है लीडर और ये है मैनेजर। तो अब ये इस तरह से बन चुकी है सूरत हाल लोगों को कि मैनेजर, लीडर जो है ख़ुद काम में शामिल होकर आगे से आगे करके दिखाता है और मैनेजर सिर्फ ऑर्डर करता है। तो अभी लेकिन हम जो कह रहे हैं ना इफेक्टिव मैनेजर, तो इफेक्टिव मैनेजर को लीडर की सेंस में ही कह रहे हैं हम। कह रहे हैं आपके लेवल पे हम अभी जो समझा रहे हैं वो आपको बेसिक बातें बता रहे हैं। देखें, मैनेजर जो है वो एम्प्लॉइज़ को ड्राइव करता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, और लीडर जो है वो उनको कोच करता है कि हाँ मैं बताऊँ कैसे करते हैं। मैनेजर जो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, लीडर गुडविल पे डिपेंड करता है। मैनेजर जो है वो गुस्सा से और फियर से काम चलाता है, और लीडर जो है वो एंथुसियास्टिक बनाता है लोगों को। मैनेजर से कहता है आई डिड दिस, आई वांट टू डू दिस, आई एम दिस। लीडर कहता है वी वांट टू डू दिस, वी आर दिस, ठीक है। Manager places blame for the breakdown. Leader fixes the breakdown. Manager knows how it is done. Leader shows how it is done. ठीक है, मैनेजर uses people, leader develops people. Manager takes credit, the leader gives credit. Manager commands, leader asks. Manager says go, leader says let's go. तो अगेन जो हम ये कह रहे थे कि एक इफ़ेक्टिव मैनेजर, तो इफ़ेक्टिव मैनेजर में लीडरशिप की स्किल्स ये वाली होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मैनेजर की बात करें, नॉट एज अ लीडर, ठीक है जी। तो ये लेकिन अगेन आपके कोर्स से बाहर की डिस्कशन थी, लेकिन ये पता होने से ना आपको आंसरिंग में कुछ एडवांटेज होगा, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। लीडरशिप करने के, यानी लोगों को लीड करने के, लोगों को अपने साथ लेकर चलने के, जो मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखाए, इनको हासिल करने के लिए, कॉमन गोल अचीव करने के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं, उनमें से 3 मेजर स्टाइल्स आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टाइल है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है
कि बस जैसा मैंने कह दिया, जो मैंने कह दिया बस अब सिर्फ वो होगा, और वो नहीं हुआ तो फिर भुगत लेना तुम। ठीक है, यहाँ मैनेजर जो है वो फुल्ली इंचार्ज होता है, वो फुल्ली अपनी मर्ज़ी चलाता है, जैसा वो कहता है वैसा करना पड़ता है। आपके पास बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता अपना इनपुट देने का। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्विक डिसीजंस होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा डिसाइड कर रहा है, वन मैन शो, वन मैन शो, एक बंदा फैसला कर रहा है, क्विक डिसीजन होंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो कहीं क्राइसिस की सिचुएशन होती है ना, वहाँ ऑटोक्रेटिक चाहिए होता है कि भाई बस एक बंदा डिसाइड करे, फटाफट आग लगी हुई है, कहाँ जाना है, किधर से उठाना है, ये करना है, हर एक बंदा बनाना शुरू कर दे, नहीं मेरे ख्याल से तो ऐसा कर लेते हैं, नहीं अभी ख्याल व्याल नहीं चलेगा, अभी फटाफट ऐसे ही करो। इस तरह से आर्मी में जैसे कि ऑटोक्रेटिक डिसाइड स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि दिस कैन बी डिमोटिवेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, demotivating especially in the scenario where there is creative job। क्रिएटिव जॉब नहीं हो सकती ऑटोक्रेटिक स्टाइल के साथ। आप ऑर्डर कर दें अच्छी पेंटिंग बनाओ, अब अच्छी पेंटिंग कैसे बनाओ भाई, मतलब उसके लिए मूड चाहिए, सिचुएशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं बनाओ बस जैसे मैंने कह दिया वैसे करो, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। एक लीडरशिप स्टाइल अब अगेन कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, और एक ही कंपनी में मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ लोग चाहिए होते हैं। जब लोग खुद इतने सेंसिबल और डेवलप नहीं होते तो बाद औक़ात ऑटोक्रेटिक लीडर ही उनको बेहतर डेवलप कर सकता है। जब वो खुद डेवलप हो जाते हैं तो अब उनको एक निस्बतन कम सख्त लीडर बेहतर चला सकता है। तो दूसरा स्टाइल है, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब ये है कि ये साहब वो होंगे जो लोगों से मशवरा भी करेंगे, आस्क अदर्स, ठीक है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेंगे। चले भाई हम सब मिलके बैठते हैं, आप लोग बताइए कि अब हमें आगे किस तरह से पढ़ना चाहिए। चलो हम सब मिलके बैठते हैं, देखते हैं कि इस साल सेल्स के टारगेट क्या होने चाहिए। ऑटोक्रेटिक ने कहा इस साल 20% बढ़ा दो, बस मैंने कह दिया। तो जबकि ये कहेंगे कि चलें हम पिछले सालों को देखते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए। डिसीजंस हो रहे होते हैं लेकिन कलेक्टिवली बैठ के काम होते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे ये होते हैं डेमोक्रेटिकली काम करने के कि बेटर कम्युनिकेशन की वजह से बेटर रिलेशनशिप होता है, मोर ओनरशिप होती है, ओनरशिप ऑफ द डिसीजन क्योंकि हमने सबने मिलके लिया था भाई ये फैसला। ठीक है, तो इस तरह से लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लेकिन ऐसे डिसीजंस ऐसे मौके पे जब क्राइसिस हो या अनपॉपुलर डिसीजंस लेने हो, यार ये एक बड़ा हार्ड काम है, ये कर दिया ना सब नाराज़ होंगे लेकिन ज़रूरी भी है। अब इस हार्ड काम को करने में जब आप डेमोक्रेटिकली पहुंचेंगे ना, वो कोई नहीं मानेगा, नहीं ये नहीं करना चाहिए। आप बोलें वर्कर्स को निकालना है, नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही है, नहीं निकाल पा रहे। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैव वेरी टफ अनपॉपुलर डिसीजंस। क्राइसिस के अंदर ये फंस जाती है क्योंकि लोग मान रहे नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, इस तरह से ऐसी टीम अगर फॉर्म हो गई जिसके कि एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो फिर ऐसी टीम भी जो है ना वो डेमोक्रेटिक स्टाइल के लिए एक दर्द सर बन जाती है। ठीक है, इफ़ टीम हैज़ ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर, तो फिर मामला फंस जाएगा, तो यहाँ डेमोक्रेटिक अच्छा नहीं चलेगा। तीसरा तरीका एक और आपकी बुक में जो डिस्कस हुआ है, अगेन ये बहुत बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स हैं, बहुत बेसिक है, तो लेकिन इससे बस बेसिकली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लीडरशिप हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अब जदीद लीडरशिप में तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। तीसरा स्टाइल जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो है लेज़े फेयर लीडरशिप। ऑल इज़ ओके, all is okay, everything is fine, leave everything to others to do। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा कर लो। तो ऐसी लीडरशिप जो है वो क्या ये भी कहीं काम में आती है? हाँ, जब
हाईली क्रिएटिव लोगों के ऊपर एक बंदे को रखा जाए कि यार ये काम करवाना है, तो वो काम क्या करवाएगा? अगर सर आप जैसे करें, आपने 4 बड़े-बड़े मशहूर पेंटर्स को हायर किया कि आज हमने अपना जो है वो एक मास्टरपीस तैयार करना है, तो उसके जो मैनेजर होगा ना, वो मैनेजर सर आप जैसा चाहें वैसा करें, मैं बस फैसिलिटेट करूँगा। मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर की जॉब करता है बंदा, कि जैसा आप बोलें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा, मैं आपकी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करता रहूँगा। तो इस तरह के कामों में जो है वो ये वाला लीडरशिप स्टाइल काम आता है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही बंदा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हालात के मुताबिक अपने लीडरशिप रोल चेंज कर रहा हो? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हालात को देखते हुए बंदा अपने रोल चेंज कर लेता है। इसी तरह से इसका पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या है? डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती, वेरी डिफ़िकल्ट। अगर किसी जगह ऑटोमेटिकली डिसीजन नहीं हो रहे, कहीं मामला फंस रहा है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच टू डिसीजंस इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। दो लोग आपस में अटक गए, एक दोनों ही बड़े क्रिएटिव हैं, दोनों को आपने हायर किया, वो कह रहे नहीं ऐसे होगा, नहीं कह रहे ऐसे नहीं होगा। अब आपको या तो दोनों में से एक को लाजमन छोड़ना पड़ता है, कहते हैं भाई आप चले जाओ, ये बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैसला कर ले। इस तरह की सिचुएशंस में ये डिसएडवांटेज में भी आ जाता है। और ज़ाहिर है एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पीपल एक्सपेक्ट टू बी कमांडेड, तो इट डज़ नॉट वर्क। वेयर पीपल नीड गाइडेंस, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, ये चीज़ें चाहिए, तो फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक मैंने जैसे मैंने कहा कि बैक वक्त एक से ज़्यादा सिचुएशंस में अपना स्टाइल चेंज कर सकता है। फिर आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, फिर ये चैप्टर ख़त्म होता है, वो है ट्रेड यूनियंस। ये भी मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है जो डिस्कस किया जाता है। ट्रेड यूनियंस भी एक मसला है, अच्छाइयाँ भी हैं इसमें, बुराइयाँ भी हैं। ट्रेड यूनियन क्या होती है? सारे एम्प्लॉईज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ क़ानून के तहत एम्प्लॉईज़ जॉइन टुगेदर टू क्रिएट प्रेशर ग्रुप। क्यों बनाया जाता है प्रेशर ग्रुप? ताकि ऑर्गेनाइजेशन कहीं हमारे एम्प्लॉईज़ के साथ जो है वो मेल ट्रीटमेंट ना कर रही हो, उनको जो है वो ओवर यूटिलाइज ना कर रही हो, उनको प्रॉपर पे ना दे रही हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए लोग मिलके एक दूसरे के साथ यूनियन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक एंटिटी होती है। ये एक कंपनी के अपने अंदर भी हो सकती है, और एक ऐसी ट्रेड यूनियन भी हो सकती है जो सारी कंपनियों को मिला के एक ट्रेड यूनियन बनी, सारी प्रोडक्शन कंपनीज को मिला के एक ट्रेड यूनियन बनी हुई है। एक ट्रेड यूनियन ने कहा कि भाई आपने हमारे साथ ज्यादती करें, हम नहीं मानेंगे, तो सब जगह हड़ताल हो जाएगी, सब जगह हम काम करना बंद कर देंगे। तो ये इनका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो इनके साथ बना के रखनी पड़ती है, इनकी बात माननी पड़ती है किसी हद तक। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेड यूनियंस जो हैं वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ताकि एम्प्लॉईज़ के किसी भी किस्म के राइट्स को जो है वो फॉरगेट ना किया जा रहा हो। अच्छा, मुख्तलिफ़ लेवल की ट्रेड यूनियंस होती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ कानून हैं कि किस लेवल की ट्रेड यूनियन बन सकती है और कितना प्रेशराइज़ कर सकती है, क्या ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर सकती है या नहीं कर सकती है। सारे मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, उसके मुताबिक ये डिसाइड होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा ट्रेड यूनियन का मेंबर बन जाता है तो उससे क्या होता है कि नंबर्स ज़्यादा हो गए एक बात करने वालों के, तो बेटर नेगोशिएट कर सकता है वो, बेटर नेगोशिएशन अपने हक़ में। ठीक है, इसकी वजह से वर्कर्स को इम्प्रूव्ड कंडीशंस मिलती हैं कि भाई ये जो आपने हमसे हर रोज़ 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ है, हम नहीं करेंगे, वरना हम चले जाएंगे कोर्ट में। अब एक अकेला बंदा तो कोर्ट नहीं जा सकता ना, बहुत महंगा पड़ता है, ख़ास तौर पे एक लोअर लेवल का बंदा जो कि कम पैसे कमा रहा है।
तो जब वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है तो ट्रेड यूनियन में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा चिप इन करते हैं, तो वो खर्चा भी उठाना पॉसिबल हो जाता है बहुत सारे लीगल कामों का। बल्कि बाज़ बड़ी ट्रेड यूनियंस तो परमानेंट अपने पास लीगल एडवाइजर्स को हायर करके रखती हैं या लॉयर्स को हायर करती हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी के हालात बहुत मुश्किल आ गए, कंपनी प्रॉपर पे नहीं दे पा रही, कंपनी जो है वो ट्रेड यूनियन से डिस्कस करके अपने सारे मसाइल उनको समझाती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि देखो ये सिचुएशन है, इसमें अपने सारे वर्कर्स से ये काम करवा दो मेरा, तो हम फिर तुम्हारे सारे वर्कर्स के लिए नेक्स्ट ईयर में डबल बोनस कर देंगे या यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। तो ट्रेड यूनियन जब एग्री कर जाती है, वो सारे वर्कर्स से आपको अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से आपका काम निमट जाता है। अच्छा, ही तरह ट्रेड यूनियन जो है ना, अपने सिक या डिसेबल्ड मेंबर्स को जो है वो एडिशनल सपोर्ट करती है कि यार आप नहीं आ सकते, आप सिक हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेड यूनियंस की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है कि यार मुझे अच्छे हालात मिल रहे हैं, मेरी बात सुनी जा रही है, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। ठीक है। अपने जो ग्रीवेंस है, अनफेयर ट्रीटमेंट की कंप्लेन पॉसिबल होती है, आप कर सकते हैं अपनी यूनियन में जाके। ठीक है, और गवर्नमेंट से बात करना पॉसिबल होता है। एक बंदा अकेला तो गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट से नेगोशिएशन। अब गवर्नमेंट से कैसी नेगोशिएशन करनी होगी इनको, गवर्नमेंट से करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई हम इस साल मिनिमम पैसे हर बंदे को जो मिलने चाहिए वो 25,000 रख रहे हैं, आप पहुंच गए पूरी यूनियन लेके, 1,000 लाख 2 लाख बंदे लेके पहुंच गए। आपने कहा नहीं भाई हमें जो है वो 25,000 नहीं 30,000 करवानी है, तो 30,000 करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट अब इतने लोगों को देखेगी। तो अभी इसका एक असाइनमेंट ये है कि राइटर्स गिल्ड ने अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में और शायद और भी जगहों पे कुछ एहतजाज किया हुआ था। वो क्या एहतजाज था, क्यों किया हुआ था, उसके क्या नताइज निकले, ज़रा ये मालूम कीजिए इंटरनेट से। इसकी वजह से बहुत सी मूवीज़ डिले हुई, बहुत से शोज़ कैंसिल हो गए क्योंकि लिखने वालों ने कुछ एहतजाज किया हुआ था। ठीक है, फिर इसी तरह से ट्रेड यूनियंस आपको जॉब सिक्योरिटी दे देती हैं। बाज़ ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं कि अगर आपकी जॉब ख़त्म होगी तो हम खुद आपकी दूसरी कंपनी में जॉब करवाएंगे, आप हमारे मेंबर बन जाएं। इस तरह की सूरत हाल। या बाज़ कंपनीज ये कहती हैं कि आपको अगर जॉब करनी है तो ट्रेड यूनियन के थ्रू ही आएँ, क्योंकि हमारे इस ट्रेड यूनियन से मुआहदा हुआ हुआ है, तो यूँ जॉब सिक्योर मिल जाती है अगर आप एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कॉस्टली होती है, समहाउ कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ते हैं हर महीने ट्रेड यूनियन को, एक वर्कर को। ठीक है, आप एग्री करें ना करें, जॉइंट एक्शन करना पड़ता है, जॉइंट एक्शन करना पड़ता है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्शन हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है, आई थिंक ये आगे आएगा, बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडस्ट्रियल एक्शन में होता है स्ट्राइक, हम काम नहीं करेंगे, या गो स्लो कि भाई ठीक है हम रोज़ाना 10 घंटे काम करते थे अब हम 6 घंटे करेंगे, या आराम आराम से करेंगे, काम कम निकलेगा आपका। इस तरह के मुख्तलिफ एक्शंस जो हैं वो इंडस्ट्री ये ट्रेड यूनियन के कहने पे वर्कर्स को लेने पड़ते हैं। तो आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, यही तरह से ये पूरा एक चार्ट बड़ा मज़ेदार सा बना हुआ है, अगेन पेज नंबर 88 पे। ये चार्ट अगर आपके सामने होगा तो आपको पूरा एक नज़र में ट्रेड यूनियंस के सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो यूँ हमने जो है वो एक जनरली पूरा टॉपिक देखा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ हमने डिस्कस करते करते मैनेजमेंट की बात की। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा कि इन लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, लोग कैसे बेहतर तरीके से मैनेज होते हैं, और उसमें हमने सारे मैनेजमेंट के रोल्स देखे। और नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम देखेंगे कि लोगों को हायर कैसे करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और सिलेक्शन वगैरह कैसे होती है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस ख़ास तौर पे आए हुए हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आपके साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।